देखो, अगला जो थ्योरम है उसको पहले समझ लो, उसके बाद उसका स्टेटमेंट मैं तुम्हें लिखाता हूँ एंड देन उसके बाद उसका हम लोग प्रूफ करेंगे। एक्चुअल में कभी भी अगर तुम्हारे पास कोई दो वेक्टर्स हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है एक प्लेन में होंगे ही होंगे। ठीक है क्या? ये ऐसे दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, समझ गए क्या? ऐसा दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं तुम्हारे पास, तो हमेशा तुम एक तीसरा वेक्टर, इस चीज़ को सवालों को बनाने के दौरान एक्चुअल में मैं काफ़ी बार तुम्हें बता चुका हूँ, हमेशा एक तीसरा वेक्टर तुम इसी प्लेन में निकाल सकते हो, समझे क्या? है ना। थर्ड वेक्टर कैन बी फाउंड आउट, है ना, विद द हेल्प ऑफ ए एंड बी। ठीक है, विच इज कोप्लेनर टू बोथ ए एंड बी। ऐसा समझ गए? अगर तुम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो ना, ठीक है, अगर तुम एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो ए और बी का, है ना, तो वो हमेशा ही कोप्लेनर रहेगा ए और बी के। इस चीज़ को मैं प्रूफ करके बता दूंगा वैसे अभी। मतलब जैसे अगर तुम्हारे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है ऐसा, तो इसकी मदद से अगर मान लेते तुमने ये बनाया 2a-3b a + 2b, ऐसा ये जितने भी वेक्टर्स तुम एक्चुअल बनाओगे, लीनियर कॉम्बिनेशन जितने भी बनाओगे ना ए और बी के, इस सारे के सारे एक्चुअल में कोप्लेनर रहेंगे, है ना। ऑल दीज विल बी कोप्लेनर टू ए एंड बी। ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये क्यों होता है इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरी बात, एक और चीज़ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो ये कि जैसे अगर किसी वेक्टर को, वैसे ये बात बिल्कुल अलग है इस बात से, ठीक है क्या? पहली जो बात हम लोगों ने पढ़ी उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ तुम्हें पहले, कि अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स अगर है ना, इफ़ यू हैव ए एंड बी, है ना, तो दोनों कोप्लेनर तो हो गई, तो उसकी मदद से एक तीसरा वेक्टर कोप्लेनर टू बोथ ए एंड बी कैन बी फाउंड आउट। समझे क्या? पहले कंसेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, कंसेप्ट पहले समझ लो तुम, ठीक है क्या? ठीक, तो अगर तुम्हारे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं, है ना, ए और बी दो वेक्टर्स अगर तुम्हारे पास हैं, ठीक है क्या, तो थर्ड वेक्टर, है ना, सी वेक्टर कैन बी फाउंड आउट। समझ गए? है ना, सच दैट, ऐसा, है ना, सच दैट इट इज कोप्लेनर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है क्या? ये ए और बी ये दोनों गिवन है अपने पास, है ना, तो इसकी मदद से हम लोग एक तीसरा वेक्टर सी वेक्टर निकाल सकते हैं। अच्छा जी, अगर मान लेते हैं हमारे पास सी वेक्टर अगर गिवन है, इसका कन्वर्स कैसा होगा? कन्वर्सली, है ना, कन्वर्सली अगर सी वेक्टर अगर तुम्हारे पास गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, तो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टू वेक्टर्स, है ना, टू कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है क्या? इन टर्म्स ऑफ टू कोप्लेनर वेक्टर्स। समझ गए बात? इन टर्म्स ऑफ टू कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब किसके? टू कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना, कोप्लेनर टू सी। समझ रहे हो बात? मतलब जैसे अगर मेरे पास लेट्स से सी है, यहाँ पर एक प्लेन है ऐसा, है ना, मेरे पास मान लेते हैं सी वेक्टर एक ऐसा, ये एक सी वेक्टर ठहरा, तो मैं ए और बी की मदद से, है ना, ये ए वेक्टर है, मान लेते हैं एक बी वेक्टर है, तो ए और बी की मदद से एक्चुअल में सी को लिख सकता हूँ। जो मेरा लिखने का तरीका होगा सी को ए और बी की मदद से, वो यूनिक होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ, फर्स्ट थिंग विच आई एम सेइंग दैट सी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ऐसा। ठीक है क्या? ए और बी कोप्लेनर वेक्टर्स है, सी भी उनके कोप्लेनर है, इसका मतलब ए बी और सी तीनों के तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। ऑल थ्री आर कोप्लेनर। समझ गए क्या? सभी के सभी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, है ना। तो
C can be written in terms of A and B. In fact, any vector है ना A, B और C can be written in terms of other two. ठीक है क्या? A को भी तुम B और C के टर्म्स में लिख सकते हो. ठीक है बात, ऐसा. दूसरी जो बात मैं बोल रहा हूँ, द वे ऑफ एक्सप्रेशन है ना इज यूनिक. इस बात का तुम ध्यान रखना. मतलब जिस तरह से तुम एक्सप्रेस करोगे वो है ना यूनिक रहेगा. मतलब ऐसा नहीं कि दो अलग अलग तरीक़ों से तुम ठूस सकते हो उसको. जैसे फॉर एग्जांपल है ना, यूनिक वाला वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है क्या? और इस चीज़ को भी हम लोग प्रूफ करेंगे. इसको भी प्रूफ करेंगे और इसको भी प्रूफ करेंगे, है ना. तो जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास A, B और C. फॉर एग्जांपल ऐसा मैं लेता हूँ, लेट A, B एंड C आर कोप्लेनर. समझे क्या? देन इफ C इक्वल्स टू 2A प्लस 3B, ऐसा अगर है ना, C को अगर तुमने एक्सप्रेस किया A और B के टर्म्स में और ऐसा आया, देन है ना, अगर ऐसा है देन 2 और 3 ये जो नंबर्स यूज हो रहे हैं है ना आर यूनिक नंबर्स है ना विद द हेल्प ऑफ विच C इज रिटन. समझ रहे हो बात? मतलब जैसे 2 और 3 के अलावा कोई और नंबर्स का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते A और B के साथ C को लिखने के लिए. ठीक है? मतलब ऐसा तुम नहीं कर सकते कि मैं C को कुछ और भी बोलूँगा. फॉर एग्जांपल ये ऐसा ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, C इक्वल्स टू मान लेते हैं अगर तुमने ऐसा बोला -A प्लस B, ऐसा ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. C इक्वल्स टू अगर तुम बोल रहे हो लेट्स से B प्लस या फिर कुछ भी, मतलब इसके अलावा कुछ भी -2A प्लस 3B ऐसा कुछ भी, ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी. ये सब गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है? तो मुद्दे की बात क्या है? सबसे पहली बात जो हम लोगों ने पढ़ी वो ये, शुरू से मैं रिवाइज करवा देता हूँ. अगर तुम्हारे पास 2 वेक्टर्स हैं तो उसकी मदद से तुम हमेशा एक तीसरा वेक्टर बना सकते हो जो कि दोनों वेक्टर्स के कोप्लेनर रहेगा. ठीक है? ये ध्यान में रखो. अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है, अगर तुम्हारे पास 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है, ये चीज़ अगर तुम्हें गिवन है तो किसी भी एक वेक्टर को तुम बाकी दोनों वेक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हो. और जिस तरीके से तुम लिखोगे वो तरीका यूनिक होगा. मतलब एक जैसे तरीका अगर तुमने लिख दिया कि C बराबर 2A प्लस 3B, तो जो नंबर्स हैं 2 और 3 उसके अलावा कोई और नंबर्स का इस्तेमाल तुम नहीं कर सकते A और B के साथ C को लिखने के लिए. ठीक है? ये ध्यान रखना. अब इन रिजल्ट्स को क्या है तुम 2 दिन के बाद भूल जाओगे. ठीक है? तो चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझ के अपनी कॉपी में लिखना. सिर्फ इस बात के लिए नहीं कि फटाफट जो यहाँ पर लिखा है उसके नोट्स एकदम तड़तड़ बना के दे दिए, ऐसा नहीं. उसमें ध्यान से उस चीज़ को वर्कआउट करना एंड देन उसके बाद समझ समझ के चीज़ों को लिखोगे तुम. ठीक है? 1 मिनट. ठीक है? तो ये कंसेप्ट्स हैं तुम्हारे. ठीक है क्या? पहली बात तो पहला कंसेप्ट एंड देन उसका कन्वर्स. ठीक है क्या? ऐसा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ये बहुत काम भी आती है अपने. अच्छा, तो जैसे अगर तुमने 3 वेक्टर्स, अगर तुम्हारे पास तीनों के तीनों अगर कोप्लेनर है, तो कोप्लेनर वेक्टर्स अगर हैं A, B और C, है ना, A, B और C अगर तुम्हारे पास लेट से कोप्लेनर है, ठीक है क्या, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 बातें. पहला तो बॉक्स ऑफ ABC ये चीज़ 0 होगी, और दूसरी बात एनी वन ऑफ ABC कैन बी expressed in terms of other two.
क्या बोलते हो? ठीक है क्या? तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या बोल सकता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना, इस तरह का बॉक्स प्रोडक्ट देन हमेशा ज़ीरो होगा। जैसे अगर ए है, बी है और एक्स ए प्लस वाई बी है, ऐसा जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा दिस विल ऑलवेज बी ज़ीरो, है ना। बॉक्स प्रोडक्ट, अब कुछ लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल बोल के उनकी आदत होगी एस टी पी, मेरे को बॉक्स प्रोडक्ट बोलने की आदत है। तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, है ना, वन ऑफ विच हैज़ या फिर इज एक्सप्रेस्ड रिटर्न, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, वन ऑफ विच इज रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अदर टू विल ऑलवेज बी ज़ीरो। ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे। क्लियर है क्या? ये चीज़ महा इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है ना, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, तो इस चीज़ का जिक्र वैसे और भी बहुत बार हो चुका है, पर क्या है 2 दिन के बाद तुम भूल जाते हो सारी चीज़ें, सब वाइट वॉश हो जाता है। तो अच्छे से इस बार समझ के लिखोगे चीज़ों को, ठीक है क्या? तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स मुझे तुम्हारे साथ डिस्कशन करने थे। ठीक है, तो आगे का जो थ्योरम है उसमें हमें ये चीज़ साबित करनी है कि अगर मेरे पास 2-3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो उसमें किसी को भी एक को, एक्चुअल में इस चीज़ का प्रूफ एक्चुअल में करूँगा। ठीक है, ये इस चीज़ का, ठीक है, इसका जो प्रूफ है दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। तो जो तीसरा, जो कोई भी एक वेक्टर है उसको बाकी 2 वेक्टर्स के टर्म्स में लिखा जा सकता है। पहले तो ये प्रूफ करूँगा एंड देन उसके बाद ये प्रूफ करूँगा कि जो लिखने का मेरा तरीका होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, उसमें एक बात ध्यान में रखनी तुम्हें, बाकी दोनों वेक्टर्स, ये तीनों वेक्टर्स में से कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी 2 कोलिनियर हो गए, वरना एक्चुअल में तुम्हारे पास 3 वेक्टर्स नहीं है, तुम्हारे पास फिर 2 ही वेक्टर्स हैं। ठीक है, नो 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। ठीक है क्या, ये ध्यान में रखो, इस पर थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं हम लोग। नो 2 ऑफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है क्या, है ना, ए बी सी कोप्लेनर है और सच दैट नो 2 ऑफ ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है क्या, तब तुम ऐसा कर सकते हो कि सी को ए और बी के टर्म्स में लिख सकते हो। कोई भी 2 कोलिनियर हो गए तो उसमें वो एक ही वेक्टर हो जाएगा फिर तो। ठीक है, इस चीज़ का तुम जब अगली बार में अगले वीडियो में प्रूफ देख लोगे तब और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना। यहाँ देखो, ध्यान दो, ए बी सी, है ना, समरी में बता देता हूँ तुम्हें, अभी तक के जो तुमने पढ़ा उसमें जिस चीज़ को हम लोग अगली बार में प्रूफ भी करेंगे। ए बी सी अगर तुम्हारे पास कोप्लेनर है, और दूसरी बात नो 2 ऑफ ए बी सी और कोलिनियर, समझ गए? तो इन दोनों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं सी देन, है ना, कैन बी एक्सप्रेस्ड देन ओनली देन, है ना, एनी वन ऑफ ए बी सी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर 2। ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्लियर है? क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई भी 2 अगर कोलिनियर अगर हो गए तो क्या हो जाएगा, लेट्स से बी एंड ए आर कोलिनियर, तब क्या होगा, वेक्टर तो एक ही है, फिर ये ए है, ये मान लेते बी है, ये ए है और ये बी है। अभी दोनों की मदद से तीसरा वेक्टर कैसे बनाओगे तुम, इसी प्लेन में, वो तो कहीं भी बन सकता है फिर। ठीक है, तीसरा वेक्टर तुम कैसे बनाओगे, ये इसके साथ और कैसे बनाओगे, कहीं भी बन जाएगा ना, वो यूनिक वेक्टर थोड़ी भी फिर, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अगर 2 कोलिनियर हो गए तो फिर वो यूनिक वेक्टर कैसे रहेगा, फिर वो सी, मतलब सी वेक्टर को अगर अपने को लिखना है, पहली बात तो, है ना, सी वेक्टर को अगर अपने को लिखना है तो 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की मदद से लिख सकते हो तुम। ठीक है क्या, यहाँ पर ध्यान रखना, सी कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अदर 2, है ना, कहाँ गया, हाँ, सी कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ अनदर ए एंड बी, है ना, ए एंड बी मस्ट बी नॉन कोलिनियर। ठीक है क्या, ये ध्यान में रखोगे।
ये बहुत ज़रूरी है। पता चला साले ये दोनों ही कोलिनियर निकल गए तो उसकी मदद से कैसे लिखोगे फिर तुम सी को, ठीक है। दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की मदद से ही तुम लिख सकते हो, ठीक। ये चीज़ तुम्हें अगले वाले वीडियो में समझ में आ जाएगी जब मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगा उस चीज़ को, ठीक है ना। कंसेप्चुअली देखो मैं अभी बता देता हूँ तुम्हें क्यों ऐसी दिक्कत क्यों होगी। जैसे मान लेते तुम्हारे पास सी को तुम्हें लिखना है ए और बी के टर्म्स में, ठीक है। इस चीज़ को समझो ना, जैसे सी को अगर तुम लिखना चाहते हो, मानते सी यहाँ पर पड़ा हुआ है, ए और ऐसा है और बी ऐसा है कहीं ऐसा, समझ गए। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में तीनों के तीनों लाई करते हैं, ऐसा है मान ले तो मामला, ठीक है बात। तो अब होगा क्या, सी को अगर तुम्हें लिखना है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, है ना, तब तुम क्या करते हो, प्रोसेस, है ना, ये क्या चीज़ है, प्रोसेस ऑफ राइटिंग सी इन टर्म्स ऑफ, मैं सोच रहा था अगले वीडियो में बताऊंगा, अभी बता देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ऐसा। क्या प्रोसेस क्या है वो, यहाँ देखो, जैसे अगर तुम्हारे पास ए वेक्टर है, इसको ऐसा लेकर आओ, ए और बी की मदद से तुम लिखना चाहते हो ना, तो ए और बी को टेल टू टेल ज्वाइन करो, समझ गए। अब मेरे को अगर इसकी मदद से अगर सी अगर बनाना है, यहाँ सभी को टेल टू टेल तुम ज्वाइन करो, तो सी को अगर तुम लिखना चाहते हो तो क्या करो, बी को थोड़ा एक्सटेंड करो, ये ऐसा, वाई बी कर दो, इसको थोड़ा एक्सटेंड करो, ये ऐसा, एक्स ए कर दो। अब देखो वाया पैरेललोग्राम लॉ तुम लिख सकते हो उसको, समझिए, ये ऐसा, ये ऐसा। अब तुम सी को क्या लिख सकते हो, देखो सी कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी, ऐसा, ठीक है क्या। तो दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, है ना, दिस वे ऑफ राइटिंग would not have been possible if A and B were collinear। समझ पा रहे हो क्या बात। अगर A और B अगर कोलिनियर हो जाएंगे तो एक ही पैरेललोग्राम के साइड के साथ तुम कैसे लिखोगे वो डायगोनल को, नहीं लिख पाओगे ना, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग अगले वाले वीडियो में एज थ्योरम पढ़ेंगे कि सी को एक्चुअल में दो नॉन लीनियर वेक्टर्स की मदद से कैसे लिखा जा सकता है ना, प्रोवाइडेड दैट ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। तो सी को प्रोवाइडेड दैट ए बी एंड सी आर कोप्लेनर एंड नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, देन सी कैन ऑलवेज बी, इनफैक्ट एनी वेक्टर कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ अदर टू, ठीक है क्या। इस तरह से पैरेललोग्राम बनाकर, मेरा पैरेललोग्राम उतना अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा उसको ठीक कर लेते हैं अपन, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एक्स ए लिख लो इसको, है कि नहीं, ठीक है। एक्स ए मतलब यहाँ पर है कहीं, है ना, ऐसा है, ठीक है। एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू, ये सी वाला आ गया मेरे पास, सी वाला वेक्टर जनरेट हो गया, ठीक है क्या। ये चीज़ कैसे जनरेट हुई है, वाई बी को अगर तुम इधर ला के पटकोगे, है ना, पैरेलली अगर शिफ्ट करोगे तो देखो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से आ गए, तो क्या मिल गया तुम्हें, अल्टीमेटली सी मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। इसे पैरेललोग्राम लॉ भी कहा जाता है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, ठीक है क्या। खैर, तो अब मेरे ख्याल में तुम कंसेप्ट समझ गए होगे। इस वीडियो को तुम्हें समझने के लिए अच्छा खासा 10-15 मिनट लगेंगे, आधा घंटा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स हैं, है ना, तो उसकी मदद से हमेशा एक तीसरा वेक्टर लिखा जा सकता है। उसकी मदद से तुम चाहे कितने भी वेक्टर्स बनाओगे, सारे के सारे कोप्लेनर रहेंगे, है ना, सारे के सारे कोप्लेनर रहेंगे तुम्हारे। तीसरा तुम अगर कोई भी दो वेक्टर से अगर वेक्टर बनाते हो तो, ठीक है। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या है हम लोगों का, अगर तुमको तीन कोप्लेनर वेक्टर्स अगर तुम्हारे पास है, मतलब पहले से ही वो कोप्लेनर है, तीन वेक्टर्स हैं कोप्लेनर है, सच दैट नो टू ऑफ देम आर कोलिनियर, देन एनी वेक्टर लेट्स से सी कैन बी रिटन ऑन इन टर्म्स ऑफ अदर टू वेक्टर्स, ठीक है। तो सी को अगर तुम लिख रहे हो तो ए और बी के टर्म्स में लिख सकते हो, बी को अगर तुम लिख रहे हो तो ए और सी के टर्म्स में लिख सकते हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा, ठीक है। तो ये लिखने वाली प्रोसेस में ये ज़रूरी है कि कोई भी दो वेक्टर्स तुम्हारे कोलिनियर नहीं होने चाहिए, ठीक है क्या। कोलिनियर अगर हो गए तो पैरेललोग्राम लॉ कैसे क्रिएट करोगे तुम, उसमें एक साइड्स के पैरेललोग्राम से तो कर नहीं सकते ना, आगे बढ़ नहीं सकते, ठीक। तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड, ठीक। ओके देन, इस वीडियो को अभी मैं ओवर करता हूँ। ये कंसेप्ट वीडियो था बस,
अभी कुछ मतलब लिखना तुम चाहो तो अपनी नोट्स कॉपी में, मतलब रफ कॉपी में इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। लिखने वाली जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आ जाती है तुम्हारे पास लिख कर, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना जो बातें मैंने कही है, ठीक है बात। तो ये जनरेट करने वाली जो प्रोसेस है होपफुली तुम्हें अच्छी लगी होगी। ये चीज़ का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है वैसे पहले, ठीक है। अच्छा, अभी इसको मैं ओवर करता हूँ। ये कंसेप्ट था तुम्हारा जो आने वाला जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके लिए, ठीक है, और इनफैक्ट उसके आने वाला भी जो नेक्स्ट थ्योरम है उसके लिए भी, ठीक है। ओके।